नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। हम आपके सामने फिर आ गए हैं। हमने कहा था कि आपको निबंध हम क्या कहते हैं वन बाई वन करके समाप्त करेंगे। मैंने बता भी दिया था कि निबंध में लगभग हमारे 10 क्लास होगी और कोशिश ये होगा कि इन 10 क्लासों में निबंध जो भी परीक्षार्थी परीक्षार्थी से पूछा जाएगा एग्जाम में, सारे के सारे कवर कराने का हमारा उद्देश्य होगा। जैसे पिछली बार के निबंध का हमने एनालिसिस किया, उसमें एग्रीकल्चर पे निबंध आया है। अब एग्रीकल्चर पे निबंध किस तरह का आया है, हमने तो फिर सिर्फ मोटा मोटा लिख दिया है, कृषि और किसान पर निबंध। अब कृषि और किसान से संबंधित जितने भी निबंध आएंगे, भारतीय किसान का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, कृषि की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, कृषि का क्या कहते हैं आधुनिक युग में क्या योगदान है, क्या इसमें सुधार होने चाहिए, या फिर क्या कहते हैं हरित क्रांति से प्रश्न पूछ ले, या किसान आत्महत्या से प्रश्न पूछ ले, किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। जितना मतलब कलम रुकने के साथ साथ, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि अगर निबंध आपको लिखना है तो आप सुव्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से लिखेंगे। तो हमारा उद्देश्य आपको बताने का ये है कि क्रमबद्ध तरीके से निबंध लिखना है, सुव्यवस्थित तरीके से निबंध लिखना है आपको, ताकि क्या कहते हैं अच्छे नंबर मिलें। और उसमें कोटेशन का उपयोग करना है, कथन का उपयोग करना है, करंट का उपयोग करना है, डाटा का उपयोग करना है। ठीक है, बिना इन सब के उपयोग के नंबर आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप एग्रीकल्चर के डाटाज को देख के जाना, फिर एग्रीकल्चर से संबंधित जो सरकार की पॉलिसीज हैं, योजनाएं हैं, उसको भी आप देख के जाना। क्योंकि समझ में आ रहा है कि लिखाई तो सब करेंगे। मान लीजिए आपके साथ बहुत सारे बच्चे परीक्षा में बैठेंगे और सबके सब लोग लिखेंगे निबंध, लेकिन जिसके पास डाटा अच्छा होगा, जिसके विचार अच्छे होंगे, क्रमबद्ध तरीके से होंगे, जिसके पास कोटेशंस होंगे, उसको अच्छा नंबर मिलेगा। समझ रहे हैं? बाकी लिखते तो सब हैं, लिखते चले जाते हैं। मैंने उस दिन बताया था निबंध लिखते समय कि हर पैराग्राफ में कोई चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे पैराग्राफ का एक अपना तर्कपूर्ण ढंग से अर्थ होना चाहिए, सबके अलग अर्थ होना चाहिए कि आप किस चीज को कहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, आइए फिर हम बात करते हैं निबंध की, कि कृषि पे निबंध किस किस तरह के बन सकते हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, जैसे एक निबंध हमसे पूछ सकता है, भारत में कृषि या किसान के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, या फिर कोटेशन दे सकता है, भारत का किसान हमारा अभिमान। अगर इस तरह का प्रश्न बनता है तो आप कृषि के डाटाज को लिख सकते हो, किसान आत्महत्या को लिख सकते हो, और हरित क्रांति को लिख सकते हो। उसके बाद क्या कहते हैं, आधुनिक युग में क्या नवाचार तकनीकी के माध्यम से खेती को बढ़ावा दिया जाए जिससे किसान की आय में वृद्धि हो। समझ रहे हैं? जिससे खाद्य सुरक्षा को बल मिले। अगर मशीनीकरण आएगा, क्या कहते हैं फसलें अच्छी उपजाऊ होंगी, तो जाहिर सी बात है गरीबी और भुखमरी कम होगी, तो क्या होगा, खाद्य सुरक्षा को ही तो बल मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी अभी हम आपको बताएंगे, पहले समझ लीजिए। और नए किसान कानून का आंदोलन प्रश्न पूछ सकता है। अभी किसान आंदोलन काफी हो रहे हैं, कहाँ थम रहा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में किसान की भूमिका, या फिर क्या कहते हैं किसान आंदोलन का क्या महत्व है, क्या होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, या उनकी मांगें क्या होती हैं, क्यों किसान आंदोलन करता है, क्यों किसान आत्महत्या करता है, इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको हमारे इसी क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, कृषि में नवीन तकनीकी नवाचार एवं सतत विकास, अभी आपको हम ये भी बताएंगे। कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो आप क्या कहते हैं बेहिचक आराम से अच्छे से लिख लोगे। हमने आपको एक टास्क ये भी दिया है कि यदि आपको लगता है कि सर निबंध आप हमको इस लेक्चर पे बता दीजिए, तो अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी वो हमसे पूछेंगे कि सर इस सब्जेक्ट पे निबंध हमको बताइए, या किसी योजना पे निबंध हमको सर समझा दीजिए, बता दीजिए इसमें अच्छा क्या हो सकता है, तो हम अवश्य उस क्या कहते हैं कोटेशंस पर, या फिर क्या कहते हैं उस विषय पर आपको एक अच्छा निबंध तैयार करके क्लास जरूर लेंगे। ठीक है, देखिए निबंध की शुरुआत कैसे होती है। अगर आप कृषि में कुछ भी किसी भी तरीके का निबंध आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहले कोशिश करिए कि एक भूमिका डेवलप करिए, एक भूमिका बनाइए कि हम कृषि का प्रश्न किस तरह से लिख रहे हैं। पहले आप भूमिका को समझ लीजिए, हमने आपके लिए एक भूमिका तैयार कर रखा है, ये कि मतलब आप किसान पे लिख रहे हैं या खेती पे लिख रहे हैं, उसकी एक भूमिका बनाइए, एक परिचय दीजिए। जैसे कृषि क्या है उसके बारे में मेंशन करिए, इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है इसके बारे में बताइए। जैसे हमने कहा कि कोशिश करिए कि अगर किसान पे या कृषि पे निबंध आए तो एक अच्छे कोटेशन से शुरुआत करिए। कोटेशन देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर यदि आप लिखना चाहें तो साथ में हमारे नोट करते चलिए। ठीक है, जैसे एक कोटेशन बड़ा अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। केवल वह किसान ही है जो ईमानदारी से बसंत में बीज बोता है और शरद ऋतु में अपने फसल को काटता है। एक कोटेशन ये हो गया। ठीक है, केवल वह किसान ही है, ठीक है, जो ईमानदारी से
ईमानदारी से बसंत में, ठीक है, बीज बोता है, और क्या है, शरद में, शरद ऋतु में, ठीक है, शरद ऋतु में फसल काटता है। दूसरा एक बहुत प्यारा कोटेशन है, किसी किसी भी आप क्या कहते हैं महत्वपूर्ण जो क्या कहते हैं महापुरुष हैं उनके कथन से शुरू कर सकते हो, या किसी घटना से शुरू कर सकते हो निबंध को, या आप क्या कहते हैं कोई आर्टिकल छपा हो पेपर में, आपको घटना याद आ रही है तो आप वहां शुरू कर सकते हो, ठीक है। बस उसका एक तर्कपूर्ण अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने गांव की किसी कहानी को शुरू कर दीजिए जिसका कोई तर्कपूर्ण अर्थ ना हो, ठीक है। दूसरा एक कोटेशन बड़ा अच्छा है, असली भारत गांव में बसता है और भारत की आत्मा किसानों की झोपड़ियों में। यहां से भी आप शुरुआत कर सकते हो, या फिर आप बीच में इसको, जब आपको लगे कि अब हमारे पास डाटा का कमी हो रही है, लिखने की कमी हो रही है, तो आप बीच में इस कोटेशन को लिख के इसके बारे में एलोबोरेट कर दीजिए। क्या इसमें असली भारत गांव में बसता है, खेती किसानी सब कुछ आ गई, और भारत की आत्मा किसानों की झोपड़ियों में। असली भारत गांव में बसता है, और क्या है, भारत की आत्मा, भारत की आत्मा किसानों की झोपड़ियों में, ठीक है। ये हो गए दो कोटेशन। या फिर आलोचना करनी है तो बार बार हम आपको कहते हैं कि आप ये कोटेशन याद कर लीजिए कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, तुम्हारे आंकड़े झूठे सभी दावे किताबी हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 4-5 डाटाज आपको लिखना पड़ेगा। और ये जो कोटेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बोला, ये आप इन्वायरमेंट में कर सकते हैं, किसी भी पॉलिसी के फेल होने पे सरकार की आलोचना करने के लिए, सरकार को प्रोत्साहित करने के लिए आप इस तरह की चीज़ों को वर्णन कर सकते हो। इससे आपका निबंध काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी प्रभावकारी बनेगा, ठीक है। हमने बताया कि भूमिका लिखना पड़ेगा, जैसे आप एग्रीकल्चर या किसान की भूमिका लिख रहे हो तो कैसे शुरुआत करोगे, ठीक है। लिखते चलिए, अगर आपको लिखना है तो पॉइंट फॉर्म में जैसे लिखिए लिखिए कि क्या कहते हैं, भारतीय संस्कृति में किसान और कृषि का अटूट संबंध है, ठीक है। हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे या किसान हमारे सामने आएगा तो हमारे सामने कृषि अवश्य आएगी, ठीक है। कृषि आएगी तो हमारे सामने किसान अवश्य आएगा। तो भारतीय संस्कृति में कृषि और किसान का अटूट संबंध है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि किसान कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाता है, किसान कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाता है। और आगे आप लिखोगे कृषि कोई व्यवसाय नहीं है, बल्कि कृषि हमारे अर्थव्यवस्था की क्या हो गई है, रीढ़ बन गई है, जिससे देश की आबादी, आधी से अधिक आबादी को, या देश को ही नहीं कह सकते हो बल्कि विश्व को, विश्व की आधी आबादी से अधिक आबादी को क्या करता है, आजीविका प्रदान करता है। फिर उसके बाद आ जाइए महत्व पे, महत्व लिखने लगी तो पॉइंट फॉर्म में, जैसे अब मैंने बताया आपको, भूमिका बताया था, भूमिका के जस्ट बाद आप देखिए हमने क्या लिख रखा है आपके लिए, भूमिका के बाद मुख्य भाग, कृषि की इतिहास और भूमिका, फिर किसानों की आज के युग में क्या क्या दशा है, कृषि की मुख्य फसलें और उनके प्रकार, रबी खरीफ जायद भी लिख सकते हो, या फिर बागवानी, अब तो कृषि का पूरा प्रसार हो गया, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, कुछ भी सारी की सारी चीजें किस में आ रही हैं, कृषि में आ रही हैं। उसके बाद फिर क्या, सरकार द्वारा किए गए उपाय और सब्सिडी तकनीकी, कुछ योजनाओं को भी याद रखना पड़ेगा। आइए हम अपने पॉइंट से भटकते नहीं है, पहले आपको बताते हैं। हट जाता है क्या जो हम लिखते रहते हैं, अच्छा है पीछे, देखिए यहां हम लिख रहे थे महत्व पे आ जाना। तो अगर कृषि के महत्व को लिखना है या किसान के महत्व लिखना है तो कृषि क्या है, आजीविका का साधन है, पहला पॉइंट आप लिखिए। आजीविका का साधन है, ठीक है। और क्या हो सकता है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमने आपको बताया, खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करती है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके बारे में कुछ वर्ड लिख जाइए आप, क्या कहते हैं, और क्या करती है कृषि, लिखते चलिएगा, खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। उद्योग के लिए कच्चे माल पैदा करती है, कच्चे माल देती है हमें। तो ये कृषि का एलाबोरेशन हो गया अपने आप में। लेकिन अगर प्रश्न थोड़ा सा इससे हट के पूछा, ये तो कृषि के बारे में हो गया, किसान के बारे में हो गया, आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, कुछ भी प्रश्न में पूछे लेकिन इस चीज का एलाबोरेशन आपको करना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा, बिना इसके साथियों काम नहीं चलेगा।
फिर आप 20वीं सदी में चले जाइए हरित क्रांति के बारे में। अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है तो एग्रीकल्चर को, तो आपको हरित क्रांति के बारे में भी वर्णन करना पड़ेगा। जैसे हरित क्रांति का एक फिगर हमने बना रखा है, बाकी हम आपको उसी से समझाएंगे सारी चीजें कि हरित क्रांति है क्या। ठीक है, देखिए अब हरित क्रांति आई कब? 20वीं सदी के मध्य में। ठीक है, 20वीं सदी के मध्य में क्या कहते हैं, एक बदलाव देखा गया अचानक से। रूस में जो बदलाव हुआ था उसको अपनाने के लिए, इसके भारत नहीं, भारत के दुनिया के अन्य देश के लोगों ने भी अपनी कृषि प्रणाली में सुधार करना चाहा, जिसलिए हरित क्रांति आई। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था मित्रों? हरित क्रांति का उद्देश्य था कि जो पारंपरिक खेती चल रही थी, जो बिना ट्रैक्टर के चल रही थी, बिना ऋण के, किसानों के ऋण के चल रही थी, बिना बिजली के चल रही थी, बिना कीट और उर्वरक के चल रही थी, उसमें बदलाव करना था। समझ गए आप ना? उसमें बदलाव करना था। मतलब कह सकते हो अर्थ में कि हरित क्रांति क्या थी आपकी? कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना था। ठीक है, अब देखिए हरित क्रांति को समझिए। मैं एक बोर्ड में आपको पूरा हरित क्रांति समझा दे रहा हूं। अगर मान लीजिए आपको लिखना पड़ा, हो सकता है सीधा आपसे प्रश्न जो है हरित क्रांति पे एग्जामिनर पूछ ले, तो आपको हरित क्रांति की परिभाषा हमने बता दिया। ठीक है, अब हरित क्रांति क्या थी, इसके लाभ क्या थे, इसकी कमियां क्या थी, आपको 3 चीजें समझने की जरूरत है। आप ये समझ जाओगे तो आपका आधा निबंध तैयार हो गया। ठीक है, पहले क्या, हरित क्रांति क्या थी। ठीक है, दूसरा क्या था, लाभ, इससे लाभ क्या हुआ, और तीसरा क्या था, कमियां। ठीक है, अब सबके बारे में 4-4, 5 पॉइंट ऐसे आप फ्रेमिंग वहां बना सकते थे। हरित क्रांति क्या है, ऐसे आप अपने परीक्षा में फ्रेमिंग अच्छी से बना सकते हो और बना के लिख सकते हो। हरित क्रांति क्या थी? उच्च उपज वाली किस्मों के बीज का लाना था, या उच्च उपज वाली किस्मों के बीज, उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करना था। वैज्ञानिक पद्धति से खेती करनी थी। आधुनिक सिंचाई प्रणाली लाना था। कृषि का मशीनीकरण करना था। और ऋण की उपलब्धता, किसानों को छोटे छोटे ऋण की उपलब्धता, ये आपके हरित क्रांति में एक बदलाव लाया गया। सब लिख सकते हो क्या है? उच्च उपज वाली फसलों का उपयोग था एक तरह का, और क्या था? कृषि का मशीनीकरण करना था। ठीक है, लिखते चलिएगा, कृषि का मशीनीकरण करना था, और उर्वरक और अच्छे बीज का उपयोग करना था इसमें। ठीक है, ये सब आपके किस में हो रहा है? हरित क्रांति में हो रहा है। कृषि ऋण की था, आधुनिक सिंचाई प्रणाली थी, सब लिख लीजिए, आधुनिक सिंचाई प्रणाली थी। ठीक है, तब इसमें खामियां कहाँ आई दोस्तों? इसके लाभ क्या हुए? अब जब ये सारी चीजें होंगी तो लाभ तो होगा। क्या लाभ होगा आपके? जाहिर सी बात है, आपका जो खाद्य उत्पादन होगा उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, लाभ क्या होगा? अगर कृषि का आधुनिकीकरण होगा, मशीनीकरण होगा, तो आपके खाद्य उत्पादन में सबसे पहले क्या होगी? वृद्धि होगी। समझ में आ गया? फिर क्या होगा? इससे उपज अच्छी होगी तो क्या होगा? खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अब खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलने पे क्या होता है, समझ रहे हैं आप लोग? खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलने पे ये गरीबी, भुखमरी कम होती है। ठीक है, लोग बीमार कम होते हैं। ठीक है, और क्या हो गया? किसानों की आय बढ़ाना था, इससे किसानों की आय बढ़ी। ये कम शब्दों में आपको हरित क्रांति हम समझा रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाना था, आय बढ़ाना था। ये आपके पॉइंट्स हैं। ये इसमें आप 25 वर्ड लिख सकते हो, इसमें आप 25 वर्ड लिख सकते हो, इसमें 25 शब्द लिख सकते हो, इन सब में 25-25 शब्द लिख सकते हो। उपयोगिता अनुसार चाहो तो कम लिख के डाटाज बना के छोड़ दो। परीक्षक अपने आप समझ जाएगा कि बंदा टैलेंटेड है, क्या कहते हैं, इसको सारी चीजें पता है, अच्छे से फ्रेमिंग करना आ रहा है, मतलब इसको सारी जानकारी है। कम शब्दों को लिखो, कोशिश करो फ्लोर चार्ट में समझाओ। अब इसमें कमियां क्या आई? सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, ये फेल क्यों हो गया? क्योंकि इसमें ये सीमित क्षेत्र में हुआ। इसका विकास कहाँ हुआ? सीमित क्षेत्र में हुआ। अधिकांश किसान भी छोटे थे, इसलिए क्या कहते हैं, उनके पास जमीनें नहीं थी, इसलिए क्या आई? असमानता को जन्म दिया इसने। और क्या हुआ? अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से क्या हुआ? जमीन खराब हुई किसानों की, पर्यावरणीय क्षति होने लगी। समझ में आया? इसमें क्या हुआ? अत्यधिक ये जो बीजें आई, फसलें आई, इससे क्या हुआ? अत्यधिक जल का उपयोग होने लगा। ये भी लाभ था कि उसको जिन जिन क्षेत्रों में जल का अभाव है वहां पे समस्या आई, अत्यधिक जल का उपयोग था इसमें। और क्या हुआ?
फसल का विविधीकरण में कमी आई। विविधीकरण का मतलब हरित क्रांति को कहा जाता है कि गेहूं और चावल में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, काफी खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन गेहूं चावल के अलावा जो फसलें थी उसमें समस्या पैदा हुई, उसकी उपज कम हुई। ठीक है, ये कुछ फसलों तक सीमित रह गया। अब आपको समझ में आया ना कि हरित क्रांति क्यों फेल रह गई, समझ में आया। अब लेकिन अगर एक अलग पोर्शन के हिसाब से देखा जाए, अलग पोर्शन के हिसाब से देखा जाए, ये था आपका कृषि का वैज्ञानिकरण हुआ, ये सारी टेक्नोलॉजी। पहले पहले सिंचाई के लिए ट्यूबवेल नहीं हुआ करता था, अब तो टपकन सिद्धांत आ गया सिंचाई के लिए, सौर सोलर पंप आ गया, आपको आपके पैसे की बचत होगी, खेतों में लग जा रहा है, नालियां बनाई जा रही हैं, बहुत सारे विकास हुए, पाइप आ गई, ट्रैक्टर आ गया, हार्वेस्टर आ गया। पहले तो बैल से क्या कहते हैं जोतते थे। हमने एक फिगर भी आपको रखा है कि आप लोग होगे गाँव में, पहले बैल से ही फसलों को ढोया जाता था और बैल से ही क्या कहते हैं फसलों को ढोते थे और बैल से ही जुताई करते थे, तो इसमें समय लगता था। ये आधुनिकीकरण नहीं था, ये पुरानी पद्धति थी खेती की। इसमें परिवर्तन हुआ, जब इसमें परिवर्तन हुआ तो ये फिगर आपके सामने आया कि यहाँ ट्रैक्टर आई, यहाँ हार्वेस्टर आया जुताई के लिए, समझ रहे हैं, इन सारी चीजों का विकास हुआ। लेकिन समस्या क्या हुई, पानी का उपयोग ज्यादा होने लगा था, कीटनाशक से पर्यावरणीय क्षति होने लगी थी। अब अगर पूरे किसान की पद्धति में परिवर्तन करेंगे तो कहेंगे कि कम कीटनाशक और बीज का उपयोग हो तब खेती अच्छी होगी, मतलब जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए तब क्या कहते हैं कृषि की उपज अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, समझ रहे हैं। अब दूसरा टॉपिक ये हमारा हो गया हरित क्रांति, धीरे धीरे करके, मतलब 20वीं, पहले ये पद्धति थी, फिर हरित क्रांति लाया गया, धीरे धीरे क्या हुआ, आमूलचूल परिवर्तन खेती में, किसानी में देखी गई। ठीक है, अब दूसरा पोर्शन हमारा एक अलग चल रहा है कि मान लीजिए प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि क्या कहते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं, किसकी प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, किसानों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, किसान कैसे खेती पे निर्भर था। पहले के समय में होता था क्या था, भारतीय कृषि की प्रमुख विषय है मानसूनी निर्भरता। पहले का किसान क्या था, मानसून पर ही निर्भर रहता था। कृषि का एक बड़ा हिस्सा आज भी मानसून पर निर्भर है। अगर बरसात नहीं हुई तो किसान को नुकसान होगा, किसान को नुकसान होगा तो क्या करेगा, किसान मानसिक रूप से परेशान होगा, उसके पास कमाने के, परिवार चलाने के साधन नहीं होगा, तो टर्न किस तरफ होगा, ऋण लेने की तरफ टर्न होगा, ऋण नहीं चुका पाएगा तो आत्महत्या की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है जो एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं, सबकी जरूरतें एक हिसाब से है। अर्थव्यवस्था का क्या योगदान है, अर्थव्यवस्था का योगदान अभी अलग से एक पॉइंट बता दे रहे हैं आपको। दूसरा, जीविका का साधन, किसान खेती को व्यवसाय से ज्यादा जीविकोपार्जन का साधन मानने लगा। अगर किसान के पास छोटी छोटी जमीनें हैं, किसान अपने उपयोग के लिए गेहूं, धान, चावल उपयोग कर ले रहा है, क्या कहते हैं, तो थोड़ा बहुत बेच के तो अपना जीवन यापन कर लेगा। लेकिन अगर बेटी को पढ़ाना है, बेटे को पढ़ाना है, क्या कहते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, तो अगर ये जीविका का साधन होगा साथियों, तो अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाएगा, फिर तो कर्ज की तरफ बढ़ेगा ना। इसीलिए कहा जाता है कि किसान क्या कहते हैं, इसी पे ना निर्भर हो कि टेक्नोलॉजीज अच्छी आए, क्या कहता है, उपज अच्छी हो, अन्य चीजों पे क्या कहते हैं निर्भर होना सीखे खेती के साथ साथ। ठीक है, अधिकांश किसानों के पास क्या है, छोटे और खंडित खेत हैं। जिनके पास क्या कहते हैं ये छोटे और खंडित खेत हैं, उनको भी समस्याएं हैं। फसलें खाद्यान्न की गेहूं, चावल और नकदी फसलें, नकदी फसलों का उपयोग करेगा तो बेचेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर निर्भरता सिर्फ गेहूं चावल पे होगी तो समस्याएं पैदा होगी अपने आप में। ठीक है, इन सारी चीजों को आप कहीं ना कहीं एलाबोरेट करके लिख सकते हो। लेकिन भारतीय कृषि में चुनौतियां क्यों आई, चुनौतियां हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जहां पे समस्याएं हैं वहीं पे क्या कहते हैं चुनौतियां आई। जैसे ऋणग्रस्तता, किसान, हमने कहा ना छोटे खेत होंगे उपज कम होगी तो क्या होगा, किसान ऋणग्रस्तता का शिकार होगा, किसानों के पास निवेश के लिए पर्याप्त धन की कमी होगी, तो किधर मुड़ेगा, किसान आंदोलन की तरफ मुड़ेगा, समझ रहे हैं, आत्महत्या की तरफ मुड़ेगा। किसान आंदोलन और किसान आत्महत्या एक तरह की चल रही है। अब इसी से सारी चीजों से लिंक करेंगे हम, क्या कहते हैं, सरकार की योजनाओं को। सिंचाई की कमी है तो सरकार ने क्या लाया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई। पैसे की कमी है तो प्रधानमंत्री जी ने क्या उद्घाटन किया, पीएम किसान निधि योजना का। ठीक है, फसल की समस्याएं हैं तो फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया 2016 में। तो इसी के साथ साथ हमारे सरकार की योजनाएं चल रही हैं और हमें योजनाओं को इसी से इंटरलिंक करने चलना पड़ेगा। कि लास्ट में तो हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, भारत सरकार द्वारा पहल, कृषि के लिए पहल या किसानों के लिए पहल। अगर कृषि के लिए आप पहल करोगे तो किसानों के लिए पहल आप जाहिर सी बातें करोगे। ठीक है,
प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हो रहा है, ये भी किसान के सामने चुनौतियां हैं। अब इस चुनौती से निपटने के लिए क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, इस चुनौती से निपटने के लिए फसल बीमा योजना 2016 में आई, जिसमें प्राकृतिक आपदा से, कीटों से, बीमारियों से फसलों को सुरक्षित रखा जाना है। इसके लिए सरकार किसानों को वित्तीय सुरक्षा मुहैया करा रही है। फसल की हानि की आशंका इससे कम हो जाएगी, आय बढ़ने में मदद मिलेगी, ठीक है, टिकाऊ ऋण को बढ़ावा मिलेगा। समझ गए कि नहीं? ये आपका अगर पूछता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, प्रीलिम्स का बहुत फेवरेट प्रश्न है, तो आप उसके बारे में ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और देखिए, बाजार की समस्याएं, उपज का उचित मूल्य ना मिलना, बिचौलिए की भूमिका, सरकार ने इसको खत्म करने का प्रयास किया, एमएसपी का सिद्धांत लाया और डायरेक्ट डेबिट करने लगे खाते में किसानों के, इसीलिए पीएम सम्मान निधि योजना आई। आपके पास बैंक के खाते होने चाहिए, आपके पास एक लिमिट होनी चाहिए जमीन की, क्या कहते हैं, इससे क्या होगा कि आपको क्या कहते हैं, आपको एक उचित मूल्य दिया जाएगा। 6,000 रुपए आपको पर ईयर दिया जा रहा है, 2-2 हज़ार करके 4-4 महीने में। ये आपकी योजनाएं हो गई, आप इसे इंटरलिंक कर सकते हो। समझ गए कि नहीं? जलवायु परिवर्तन, बदलता मौसम चक्र और तापमान, इससे भी किसानों को समस्याएं हो रही है, भारतीय कृषि में चुनौतियां आ रही हैं। इन सब से निपटने के लिए सरकार ने आनंद कुसुम योजना चलाई, सोलर वाली योजना चलाई, पेयजल पंप वाली योजना चलाई, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जिसको आप पढ़ के इसके साथ में अटैच करते चलोगे। अब बताइए आपको कहाँ समस्या आ रही है खेती किसानी में, क्या कहते हैं, है कि नहीं? सब लोग ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हो और मुझे नहीं लगता, क्या कहते हैं, कि आपको बिल्कुल किसी भी तरह की समस्या होगी, ठीक है। ये पहले के किसान हुआ करते थे, आज के किसान तो खेत में जाते नहीं, दूसरों को देके ऐसे लोगों से काम कराते हैं। इनके साथ भी एक अपनी समस्या है, क्या कहते हैं, इनके पास खेत नहीं है, तो इनका क्या है, ये भी क्या कहते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर है। ये निर्भरता भी हटाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन समस्या क्या आएगी, जैसे पीएम किसान निधि योजना आई, अगर इनके पास खेत नहीं है तो इनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा खेत हैं, उनको भी ये सुविधा नहीं मिलेगी। ये समस्याएं हैं, ये सरकार की योजनाओं के कुछ, क्या कहते हैं, कुछ आलोचनाएं हैं। हर योजनाओं में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ ना कुछ योजनाएं, इसलिए सरकार योजनाएं पे योजनाएं आगे लेके आती है, जिससे क्या कहते हैं, किसानों को एक अच्छी, क्या कहते हैं, सुविधा मिल सके अपने फसल को उगाने में, संरक्षित करने में। समझ रहे हैं? आगे बढ़िए थोड़ा सा। अब समाधान और सरकारी पहल। अब अगर खेती की अच्छी उपज हो तो इसके लिए किस तरह का समाधान है, ठीक है। देखिए, हरित क्रांति आई, मैंने आपको समझा दिया हरित क्रांति में क्या आया, आधुनिक तकनीकी आई, ये लाना है, और सरकारी योजनाओं के माध्यम से क्या कहते हैं, किसानों को बढ़ावा देना। ये सारी चीजें हमने आपको एलाबोरेट कर दिया, मेंशन कर दिया। अब आगे बढ़िए, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि क्या कहते हैं, भारतीय किसान और अर्थव्यवस्था में खेती की भूमिका क्या है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, ये एक अलग सा निबंध बन सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती का क्या महत्व है। अगर आप इस पे लिखने आ जाओगे तो क्या लिखोगे, बताइए? भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती क्या है? रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, खेती से जीडीपी की वृद्धि होती है, खेती किसानी से क्या होता है, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होती है। मैं इधर नहीं देख रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, ये तो सबको आना चाहिए। खेती किसानी से क्या होता है, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होती है, जिससे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को क्या कहते हैं, रोकने में मदद मिलती है, ठीक है। ये हमारे उद्योगों के लिए कच्चे माल मुहैया कराती है। समझ रहे हैं कि नहीं? जब अर्थव्यवस्था में आपके हरित क्रांति आया, तो हरित क्रांति के साथ साथ नए नए उद्योगों की स्थापना हुई। वो औद्योगिक काल था हमारा, क्यों? क्योंकि बीज और कीटनाशक कहाँ बनाए जाएंगे, मशीनें कहाँ बनाई जाएंगी, ट्रैक्टर कहाँ बनाए जाएंगे, तो भारी उद्योग भी लगना शुरू हुए ना। तो एक तरफ किसान खेती के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी हमारी रन कर रही है। समझ रहे हैं? देखिए, 48% के आसपास क्या कहते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है खेती, ये भी इसका अपने आप में महत्व है, अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान है इसका। समझ रहे हैं? निर्यात, अगर हम अच्छी खेती करेंगे तो निर्यात करेंगे, आयात करेंगे। समझ गए? अब अगर आपसे पूछा जाए कि नवाचार इसमें कैसे लाएं, या फिर क्या कहते हैं, खेती को मजबूत बनाने के लिए क्या करें, तो जाहिर सी बात है, कृषि तकनीकी में नवाचार लाएं, जैविक खेती को अपनाएं। ये बाद में आपको उपसंहार में लिखना पड़ेगा कि किसानों को समय समय पर जागरूक करें, योजनाओं के बारे में किसानों को बताएं कि आपके लिए ये योजनाएं चल रही हैं, जिससे क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आपको उचित लाभ मिलेगा। क्या कहते हैं, अगर आपकी फसल नुकसान होती है तो उसके लिए भी आपको उचित लाभ मिलेगा। तो इस सब चीज़ों को क्या कहते हैं, जन जागरूकता के माध्यम से क्या कहते हैं, बताया जाए लोगों को, या योजनाएं चलाई जाए, सरकार होर्डिंग्स लगाए शहरों में, जो गांव में किसान रह रहे हैं उनको क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ बताने के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाए, चौपाल लगाई जाए, जिससे खेती की क्या करने वाले किसानों को क्या कहते हैं, जागरूकता हो। जब उनको जागरूक ही नहीं होंगे हमारे लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, तो क्या कर पाएंगे, ये भी तो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो ये सब उपसंहार है खेती के लिए। समझ रहे हैं? अब देखिए,
सुरक्षा, देश के लिए आवश्यक खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। ये अपने आपके कृषि की विशेषताएं हैं जो अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है। उद्योग के लिए कच्चा माल, वस्त्र, कपास, चीनी मिल, जो हमने अपने क्लास में सारी चीजें मेंशन की, वही चीजें लौट लौट के फिर आ रही हैं। समझ गए कि नहीं? अब जैसे आपसे पूछा जाए किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, अपने आप में एक बड़ा टॉपिक आ गया। अब तो मुझे लग रहा है आप खुद बता दोगे, मुझे पढ़ाने की आपको जरूरत ही नहीं है। किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? अब किसान आंदोलन क्यों कर रहा है या किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, इतना लेक्चर देने के बाद एक एक पॉइंट आप लोग बताते चलिए। किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति गिर रही है, छोटे खेत होने से गिर रही है, ऋण लेने से गिर रही है। इसीलिए तो सरकार हमारी योजनाएं चला रही है ऋण के लिए, छोटे खेतों के लिए योजनाएं चला रही है। तो क्या हो रहा है, आंदोलन क्यों कर रहा है? पहला पॉइंट क्या, गिरती अर्थव्यवस्था या गिरती किसानों की अर्थव्यवस्था, इसको लिख सकते हैं गिरती आर्थिक स्थिति। ठीक है, और क्या, कृषि की लागत बढ़ रही है, कृषि की लागत बढ़ रही है, उसके पास पैसे नहीं है खेती करने के लिए, तो भी समस्याएं हैं। कृषि की लागत बढ़ने से भी आंदोलन हो रहा है। आय की कमी है किसानों के पास, किसानों के पास आय की कमी है, किसान आपका कर्ज में डूबा है। ये सारे मूलभूत पॉइंट है, आपके दैनिक जीवन से जुड़े हैं, आपको बड़े भारी भरकम शब्द नहीं उठाने हैं। समझ रहे हो? और क्या, इन सब चीजों के लिए भी तो किसान आंदोलन कर रहा है कि कर्ज में डूबा हुआ है, इसके लिए कर्ज माफी हो जाए किसानों की। एमएसपी की मांग कर रहा है कि हमें एमएसपी दी जाए। सरकार ने एक न्यूनतम मूल्य डिसाइड कर दिया कि फला फसल को आप उगाओगे तो आपका ये मूल्य क्या कहते हैं, इतने रेट में बेचा जाएगा। समझ रहे? ये सब सरकार योजनाएं चलाई किसानों के लिए। सबसे पहले मनरेगा आया, वो भी किसान को मजबूत करने के लिए आया कि किसान खेती पे ही ना निर्भर हो के कम से कम 100 दिन की गारंटी, 100 दिन का रोजगार तो पाए एक साल में, उसको कुछ पैसे मिले क्या कहते हैं, जिससे वो क्या कहते हैं, अगर खेती में नुकसान हो रहा है तो मजबूती मिले। ये सारी योजनाएं किस लिए आई? ये सारी योजनाएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। आप बहुत पहले की योजनाओं से सोचना, आप 1998 की जो योजनाएं शुरू हुई हैं, हरित क्रांति के समय जो योजनाएं शुरू हुई हैं, उस योजनाओं को उठा के आज की योजनाओं को लिंक करना, कम से कम 10 योजनाएं कोशिश करना, आप याद करके जाना। ऐसे मैं बता दूं आपको, पीएम निधि के बारे में मेंशन करके जाना, कुसुम योजना के बारे में, फसल बीमा योजना के बारे में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में मेंशन कर देना। इससे लगेगा एग्जामिनर को क्या कहते हैं, वास्तव में आपको जानकारी है। आपको लिखना पड़ेगा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्या कहते हैं, किसानों को सशक्त किया जाए, किसानों को मजबूत किया जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो, जिससे उनको खाद्य सुरक्षा की एक सुविधा मुहैया हो सके। है कि नहीं? ये चीजें आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आत्महत्या क्यों कर रहा है, अब इसी से लिंक नहीं है आत्महत्या का, अलग से जानने की जरूरत क्या है, आंदोलन क्यों कर रहा है और आत्महत्या क्यों कर रहा है। अगर कानून जो है, अगर कानून किसान विरोधी है तो किसान क्या करेगा, आत्महत्या करेगा या विरोध करेगा? करेगा। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर कानून जो है, देखिए ध्यान दीजिए, अगर कानून आपका क्या है, विरोधी है किसानों के, तब भी तो वो विरोध करेगा, आंदोलन करेगा, आत्महत्या करने पे मजबूर होगा, उसके ऊपर ऋण का बोझ होगा। हमने बताया कर्ज में डूबा है, उसके ऊपर क्या होगा, ऋण का बोझ होगा। अब देखिए दो चीजें एक साथ आई, आंदोलन से प्रश्न आए, किसान आत्महत्या से प्रश्न आए तो आप लिख जाओगे, या किसान और अर्थव्यवस्था से प्रश्न आए तो लिख जाओगे, हरित क्रांति पे प्रश्न आए तो लिख जाओगे, कृषि में क्या नवाचार, क्या तकनीकी, क्या होना चाहिए किस, या लिख सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में किसान का क्या महत्व है, या उसमें क्या कृषि का क्या महत्व है, या क्या कहते हैं क्या संभावनाएं हैं। संभावनाएं देगा तो आपको मेंशन करना पड़ेगा ना इस तरह की चीजों को। अब दूसरा और अन्य पॉइंट बताइए, खाद्य सरकारी नीति, खाद्य सरकारी नीति, इसी में बिचौलिए का होना आ जाएगा। इसी में आप एक चीज लिख सकते हो, सब्सिडी का भ्रष्टाचार है, तब किसान आंदोलन कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, सब्सिडी में भ्रष्टाचार है। इन सबको देखते हुए सरकार ने कहा कि नहीं, अब हम खाते में भैया पैसा भेजेंगे, क्योंकि खाते में पैसा भेजेंगे तो पूरा का पूरा पैसा आपको मिलेगा। और खाते में पैसा नहीं आने पे किसी को सरकार 1000 दे रही है तो किसान तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपये या 500 रुपये हो जा रहा है। तो सरकार की योजनाएं ही तो चल रही हैं जिससे किसान के खाते में पैसा जा रहा है। किसान आत्महत्या और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन रोकने के लिए सुविधाएं तो की जा रही हैं। इससे और क्या होगा, जब ये सारी चीजें होंगी तो एक नया पॉइंट जुड़ेगा, मानसिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य किसान का खराब होगा, इस वजह से आत्महत्या कर रहा है, इस वजह से आंदोलन कर रहा है। सारे के सारे एक दूसरे के पूरक हैं, बस दिमाग खोलने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं, मैं आपके दिमाग को खोल रहा हूं कि अब आपके सामने कोई चुनौती अगर कृषि पर, किसान पर आए तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि
बीज के लिए समस्या आई तब, जैसे पीएम किसान निधि, मैं योजनाओं को भी आपके सामने मेंशन करते चल रहा हूँ। वैसे यहाँ पर है योजनाएं, मैंने लिख रखा है कि घर पे आप जाके कुछ देख सके। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है। किसान सम्मान निधि योजना में क्या हुआ, क्या है, किसान सम्मान निधि योजना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना, आपके प्रीलिम्स में पूछ सकता है। पीएम किसान योजना के संबंध में क्या है कि छोटे सीमांत कृषकों के लिए सरकार ने एक योजना चलाई कि किसानों को प्रतिवर्ष कितना देना है, 6,000 रुपये देना है, ठीक है। और वो 4 माह में डिवाइड कर दिया, और उसको पाने के लिए क्या हुआ, इससे इतर बता रहा हूँ, ये तो आप लिख देना, ये तो लिखा है, ये 6,000 प्रतिवर्ष 3 समान किस्तों में देना है, प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये देना है, सीधे किसानों के बैंक में। इससे किसानों के बैंक में, किसानों का बैंक में खाता होना चाहिए। अगर हम इसकी आलोचना और इसके लाभ के बारे में बताएं तो क्या होगा, लाभ क्या है, इस किसको मिलेगा, ये मिलेगा जो किसान भारत का नागरिक हो, किसान भूमि का मालिक हो, किसान के पास भूमि कितनी हो, 2 हेक्टेयर से अधिक ना हो, समझ गए ना, समझते रहना। और क्या है, किसान का अपना खुद का बैंक में खाता हो, ये उसको लाभ मिलेगा। अगली योजना किसान फसल बीमा योजना, कब आई है फसल बीमा योजना, 2016 में आई है, मुझे याद है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, 2016 में आई है, ठीक है। तो इसमें क्या था, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को जो नुकसान हो रहा था उसके लिए एक ये कवर प्रदान करता है। मैंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के लिए, बीमारियों के लिए, कीटों के संरक्षण के लिए, फसलों के नुकसान के लिए क्या करता है, ये वित्तीय सुरक्षा मुहैया सुरक्षा उपलब्ध कराता है। इससे क्या होगा कि फसलों के हानि की आशंका कम होगी आपके, और क्या करेगा, और ये किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, टिकाऊ ऋण को बढ़ावा देगा, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगा, समझ गए कि नहीं। अब आगे आइए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसानों को रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराता था। ये भी कब आया, मैंने कहा हरित क्रांति के समय किसान ऋण भी आई, ठीक है। आसान और किफायती ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण देता था। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें क्या है, 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को रुपया 3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन दी जाती है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और ड्रिप, इसमें सारी चीजें हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आपको हमने सिंचाई योजना भी बता दिया। इसमें क्या था, ये योजना कब आई है मित्रों, याद रखना, ये योजना 2015 में आई है, ठीक है। ये बेसिकली क्या थी, जल उपयोग दक्षता के सुधार के लिए थे, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हो, आपके उत्पादन लागत कम करके क्या कहते हैं, उत्पादन बढ़ाने में मदद करे, और क्या कहते हैं, जो किसानों पे बोझ था उसको कम करने के लिए था। सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। और योजनाएं आप देख लेना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, कृषि अवसंरचना योजना है। कुछ पुरानी और कुछ नई योजनाओं का मिक्सअप करना, ज़्यादा नहीं, 6-7 महत्वपूर्ण योजनाओं को मेंशन करना, जहाँ जहाँ समस्याएं आ रही हैं, जैसे किसान बाढ़, सूखा और क्या कहते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण किसान आत्महत्या का शिकार हो रहा है, किसान आंदोलन का शिकार हो रहा है, तो उसके लिए सरकार ने योजना चलाई, उस योजना को याद रखना। किसानों के पास कुछ नहीं है, 2 हेक्टेयर की ज़मीन है, तो उसके लिए सरकार ने उसको एक सुविधा मुहैया कराई, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना देने का प्रयास किया, उसको आप ये रखना। और इसके बाद कृषि सिंचाई योजना के बारे में, कुसुम योजना के बारे में, ऐसी कोई योजना मत छोड़ना जो बहुत महत्वपूर्ण हो। अब देखिए, अब आप बताइए कमेंट करके कि हमारी क्लास आपको कैसे लगी, क्या सच में किसान और कृषि पर आधारित निबंध क्या कहते हैं आपको पढ़ने में, समझने में और लिखने में मदद मिलेगी। अगर मिलेगी तो फिर अगला टॉपिक हम फिर आपके सामने हो सकता है गरीबी या पर्यावरण का लेके आए। धन्यवाद साथियों।